हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति खरे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को करने वाले हैं हम एकदम फटाफट से रिवाइज। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी को हम करते हैं शुरू। अब मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। बेटा, हमारे आसपास ना कई तरह के चेंजेस होते हैं और हम उन सभी चेंजेस को ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी होती है फिजिकल चेंजेस की और दूसरी कैटेगरी होती है केमिकल चेंजेस की। जब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें कि हमेशा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, प्लस हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। मतलब अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है तो उस सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। उसके अलावा हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं या तो हीट उनमें इवॉल्व होगी या हीट अब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम दूध से दही जमाते हैं। बेटा, दूध में होता है लैक्टोज और उससे जो दही जमता है, कर्ड बनता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। तो शुरुआत में हमारे पास लैक्टिक एसिड तो नहीं होता, हमारे पास होता है मिल्क का लैक्टोज, जिसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उन चेंजेस के कारण ही एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस जो है बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। प्लस ये एक इरिवर्सिबल चेंज भी तो है। भाई, आप दूध से दही जमा सकते हो लेकिन दही से आप दोबारा मिल्क तो ऑब्टेन कर नहीं सकते हो। तो डेफिनेटली फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क क्या है, एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। अब जैसा कि तुमको मैंने बताया कि केमिकल चेंजेस में हमेशा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। पर क्यों, आखिर क्यों केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस बनते हैं? क्योंकि केमिकल चेंजेस में होती हैं केमिकल रिएक्शंस और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के कारण बनते हैं न्यू सब्सटेंसेस। तो अगर कोई हमसे पूछ ले कि भैया केमिकल रिएक्शन को तुम कैसे डिफाइन करोगे, तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं और इन नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज एकदम नहीं होती हैं और ये नए सब्सटेंसेस बनते हैं पुराने सब्सटेंसेस से ही। देखो कुछ इस तरीके से, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब सवाल यह है कि यार पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं? तो बेटा, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन चेंजेस से ही हमें पता चलता है कि अच्छा केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो ज़रा हम भी देख लेते हैं उन चेंजेस को जो हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सबसे पहला चेंज होता है, मतलब सबसे पहला चेंज जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो बेटा, जब भी तुम्हें किसी प्रोसेस में ना एक प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आ जाए, समझ जाना कि वहां पर क्या हुआ है, उस प्रोसेस में क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्योंकि देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जिनमें कि प्रेसिपिटेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है मेरे पास और साथ ही साथ मेरे पास सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो इन दोनों ही कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को मैं जो है मिक्स कर दूंगी, तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो बेटा, ये तो पानी में सॉल्युबल होता है, ये जो है ना, ये एक वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। कौन? सिल्वर क्लोराइड, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ऐसे वाइट कलर के सॉलिड सब्सटेंस को जो पानी में इनसॉल्युबल है, हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जहां प्रेसिपिटेट बना, समझ जाओ कि यहां पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट चेंज, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। बेटा, जब भी तुम्हें किसी भी प्रोसेस में ना गैस इवॉल्व होती हुई नजर आ जाए, समझ जाना कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्योंकि देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जिनमें कि गैसेस जो है ना इवॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो निकली कि नहीं निकली? तो प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई तो समझ जाना रिएक्शन हो रही है। ओके, नेक्स्ट चेंज,
चेंज इन कलर। बेटा जब भी तुम्हें किसी भी प्रोसेस में ना कलर में चेंज होता हुआ, रंग बदलता हुआ नजर आ जाए, समझ जाना हो कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। बेटा ये दोनों ना कलरलेस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो एक येलो कलर का न्यू केमिकल सब्सटेंस बन जाता है एंड दैट इज लेड आयोडाइड। तो भैया हमारे पास तो कलरलेस केमिकल सब्सटेंसेस थे, लेकिन उनके बीच में कुछ कुछ हुआ, कलरलेस केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में कुछ कुछ हुआ, तो एक येलो कलर का नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना, मतलब चेंज कलर में तुम्हें चेंज नजर आया कि नहीं आया, बस तो फिर केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। जब भी तुम्हें किसी भी प्रोसेस में फिजिकल स्टेट्स में चेंज होता हुआ नजर आए तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेट्रोल है, उसका हमने कंबशन करवा दिया, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और वाटर वेपर्स बन गई। वाटर वेपर्स क्या होती हैं, पानी का गैसियस स्टेट ही तो होती हैं, और ये तो है ही गैस, तो लिक्विड था हमारे पास तो पहले, भाई पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड ही ना होता है, तो हमारे पास तो शुरुआत में लिक्विड स्टेट थी, लेकिन उसके बाद में फिर हमारे पास गैसियस स्टेट आ गई, तो लिक्विड से गैसियस स्टेट, मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट आई कि नहीं आई, स्टेट में चेंज हुआ, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। बेटा जब भी तुम्हें किसी भी प्रोसेस में ना टेम्परेचर चेंज होता हुआ नजर आ जाए, मान लेना कि उस प्रोसेस में क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब टेम्परेचर चेंज तो दो तरीके से हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज, क्योंकि उन केमिकल रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है। तो केमिकल रिएक्शंस जिनमें कि टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उन केमिकल रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। भाई वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें कि हीट इवॉल्व होती हो उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल, बकेट लो, बाल्टी लो, उसमें डालो क्विक लाइम मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में डाल दो पानी। 2 मिनट के लिए बाल्टी को ऐसे ही छोड़ दो, 2 मिनट बाद आके देखोगे, बाल्टी को छुओगे तो बाल्टी की दीवार गर्म हो जाएगी। क्यों, इनके बीच में रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, साथ ही साथ ढेर सारी क्या हुई है, हीट इवॉल्व हुई है, जिसके कारण जो बाल्टी की दीवार है वो गर्म हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं कुछ कुछ जिनमें टेम्परेचर कम हो जाता है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उन केमिकल रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब हो रही है, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें कि हीट अब्सॉर्ब होती है उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब सुनो, यहां तक कि तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब सुनो आगे की कहानी। बेटा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। तो फिर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट्स के बीच में बेटा जब रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से जो नए केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, उन नए केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बेटा, एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन में ना जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना वो टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, और उन नए केमिकल बॉन्ड्स के बनने के कारण नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और उन्हीं नए सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि
हम बोलते हैं कि एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन में ना सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? चलो हम जो है इसे समझते हैं। मैं यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिखती हूं, उससे मैं तुम्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन जाएगा? तुम सबको पता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा जरा मुझे बताना कि रिएक्टेंट्स में तुमको कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो तुम बोलोगे कि मैम हमको दिख रहा है जिंक, हमको दिख रहा है हाइड्रोजन, हमको दिख रहा है सल्फर और हमको दिख रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट। सही बात है। तो रिएक्टेंट्स में तुमको ये 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्रोडक्ट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो तुम बोलोगे कि मैम यहां पर हमको नजर आ रहा है जिंक, हमको नजर आ रहा है सल्फर, हमको ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है और तो और हमको हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया बेटा? इससे तुम्हें यह समझ में आया कि वो 4 एलिमेंट्स जो तुमको रिएक्टेंट्स में नजर आ रहे थे, एग्जैक्टली वही 4 एलिमेंट्स तुम्हें नजर आएंगे प्रोडक्ट्स में भी। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट्स में तुम्हें इन चारों एलिमेंट्स के अलावा कोई नए 5वें एलिमेंट के भी एटम्स नजर आ जाएं कि भैया यहां पर नाइट्रोजन नहीं था लेकिन यहां है, यहां कार्बन नहीं था लेकिन यहां है ना। जो 4 एलिमेंट्स तुमको रिएक्टेंट्स में नजर आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही 4 एलिमेंट्स तुमको प्रोडक्ट्स में भी नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया 5वां एलिमेंट जो है अचानक से प्रकट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। और ना ही ऐसा होता है कि भैया यहां पर तुमको ये 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन चारों में से कोई एक एलिमेंट के एटम्स प्रोडक्ट्स में गायब हो जाए कि यहां पर तुम्हें जिंक तो दिख रहा है लेकिन यहां नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन तो तुमको यहां पे दिख रहा है लेकिन यहां नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन में। जैसा कि तुमको मैंने बताया, एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके कारण नए केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया एलिमेंट प्रकट नहीं हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, या कोई एलिमेंट जो है मिस नहीं हो जाएगा कि हाँ रिएक्टेंट्स में तो था लेकिन यहां नहीं मिल रहा, ऐसा भी नहीं होगा। जो रिएक्टेंट्स में तुमको एलिमेंट्स नजर आएंगे, एग्जैक्टली वही सारे एलिमेंट्स तुमको प्रोडक्ट्स में भी नजर आ जाएंगे। मैं मान के चलती हूं कि तुम लोगों को मेरी ये बात भी समझ में आई होगी। रुक जाओ भैया, अब सुनो आगे की कहानी। बेटा अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और बन जाता है लेड आयोडाइड, साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो बेटा ये तो बोलने में ही मेरा कितना टाइम चला गया। और अगर इस चीज़ को मैं लिखने बैठूंगी तो फिर मेरा और ही टाइम वेस्ट होगा। मेरे पास इतना टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी? मैं इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए 2 शॉर्टकट्स निकालूंगी। बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए ना 2 शॉर्टकट्स होते हैं। पहला शॉर्टकट होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा शॉर्टकट होता है केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। बेटा वर्ड इक्वेशन में हम कुछ नहीं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। रिएक्टेंट्स को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि LHS में, और जो हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स उनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, मतलब कि RHS में। रिएक्टेंट्स के बीच में होता है प्लस का साइन, प्रोडक्ट्स के बीच में भी होता है प्लस का साइन, और तो और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में हम लगा देते हैं क्या? एक एरो। और इस एरो का जो एरो हेड होता है ना, वो हमको बताता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो बेटा बस यही होती है क्या? वर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब मैं आपको बात बताती हूं केमिकल इक्वेशन की। अब केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं।
केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम एलिमेंट्स के सिंबल्स यूज़ करते हैं और कंपाउंड्स के उनके फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन में मेरे पास सारे कंपाउंड्स हैं, है ना, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो जब मुझे इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन बनानी होगी ना, तो मैं कैसे बनाऊंगी केमिकल इक्वेशन? मैं इन चारों ही कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख दूंगी कुछ इस तरह से, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो फिलहाल केमिकल रिएक्शन है मेरे पास, इस रिएक्शन में मेरे पास 4 कंपाउंड्स हैं। तो इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने क्या करा, इन चारों ही कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख दिए, बस बन गई केमिकल इक्वेशन। अच्छा, लिखने का तरीका वही होता है कि हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं LHS में, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं RHS में, प्लस प्लस साइन आता है ना, एरो आता है। लिखने का तरीका वही होता है, बस हम एलिमेंट्स के लिए उनके सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड्स के लिए हम उनके फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, खत्म। ठीक है, अब सुनो बेटा, केमिकल इक्वेशंस भी ना 2 तरह की होती हैं। केमिकल इक्वेशंस भी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और एक होती हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। हम कब एक केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे? तो सुनो, जब एक केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होने वाले सारे एलिमेंट्स में से यदि एक भी एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में बराबर बराबर नहीं है, तो बेटा वो बन जाएगी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोला मैंने कि एक केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे एलिमेंट्स में से यदि कोई एक भी एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में बराबर बराबर यदि ना हो, तो वो होगी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, यहां देखिए, शुरुआत हम करते हैं एल्यूमिनियम एलिमेंट के एटम्स के साथ। तो देखो, रिएक्टेंट्स में आपको एल्यूमिनियम का केवल एक ही एटम दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। वहीं अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स में, तो एल्यूमिनियम का यहाँ पर भी आपको केवल एक ही एटम मिलेगा, यहाँ पर भी एक एटम, यहाँ पर भी एक एटम। ओके, अब जरा देखो हाइड्रोजन को। बेटा यहाँ पर तो हाइड्रोजन का एक एटम है, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। इसका मतलब क्या कि इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स का जो नंबर है वो बराबर बराबर नहीं है। यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर 2 एटम। बताइए, क्लोरीन को भी देख लो, क्लोरीन के यहाँ पर एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पर तो 3 एटम्स हैं। इसका मतलब क्या कि इस केमिकल इक्वेशन में क्लोरीन भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स का नंबर जो है वो बराबर बराबर नहीं है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब क्या, डेफिनेटली ये क्या हो गई, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बेटा एक केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स शामिल हो रहे हैं, एक केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यदि सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर यदि बराबर बराबर हो LHS और RHS में, तो समझ जाना वो क्या होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखो, जिंक का एक एटम, यहां पर भी एक एटम, हाइड्रोजन के यहां पे 2 एटम्स, यहां पर भी 2 एटम्स, सल्फर का एक एटम यहां पर भी एक एटम, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स, यहां पर भी तो 4 एटम्स हैं। इसका मतलब क्या कि इस केमिकल इक्वेशन में
इन्वॉल्व होने वाले चारों एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर कैसा है बेटा, बराबर बराबर है एलएचएस में और आरएचएस में। ये क्या हो जाएगी, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब यदि तुम्हारे सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है तो तुम्हें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग तुमको मैं समझा चुकी हूं, सिखा चुकी हूं, शॉर्ट ट्रिक भी मैं तुमको बता चुकी हूं कि किस तरीके से हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं ना। तो बैलेंसिंग हम सीख चुके हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले हम मेटल के जो एटम्स होते हैं उनको बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल के एटम्स को बैलेंस करते हैं, फिर कार्बन के एटम्स को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करते हैं, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी तुम लोगों को मैं समझा चुकी हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुद्दा ये है कि यार हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करें क्यों, मतलब हम क्या पागल हैं क्या, या हमारे पास इतना टाइम है क्या कि हम बेवजह जो है ना अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हम क्यों करें, क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मासेस जो हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं। मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ना ही कोई नया मास बनता है, ना ही कोई पुराना मास डिस्ट्रॉय होता है। मासेस कंजर्व्ड रहते हैं, मतलब कि रिएक्शन के पहले आपके पास जितना भी टोटल मास रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आपके पास रिएक्शन के बाद भी आएगा। अरे ऐसा मैं नहीं, ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि भैया जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो मासेस कंजर्व्ड रहते हैं, ना नया मास बनता है ना जो पिछला मास है वो डिस्ट्रॉय होता है। कि जितना मास आपके पास रिएक्शन के पहले था एग्जैक्टली उतना ही मास आपको रिएक्शन के बाद में भी मिलेगा। मतलब कि रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आपको प्रोडक्ट्स का भी मिलेगा। बेटा मास बनाता कौन है, एटम्स ही तो बनाते हैं ना। तो यदि तुमने एक केमिकल इक्वेशन में शामिल होने वाले या इन्वॉल्व होने वाले सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर तुमने यदि बराबर बराबर कर दिया एलएचएस में और आरएचएस में तो बेटा क्या होगा, मासेस जो हैं कंजर्व हो जाएंगे। रिएक्टेंट्स का टोटल मास बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट्स के टोटल मास से, और तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। विश्वास ना हो तो ये तुम एक केमिकल क्या बोलते हैं इक्वेशन जो है देख सकते हो। बेटा ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखो। रिएक्टेंट्स का टोटल मास आ जाएगा 173 और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनका भी टोटल मास आ जाएगा 173 U। इसका मतलब क्या है ना, थोड़ा सा ऐड वैड करके देख लेना। 1 1 1 18 44 12 13 5 6 7, हाँ ठीक है ना। तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास आ जाएगा 173 U, प्रोडक्ट्स का भी टोटल मास आ जाएगा 173 U। इसका मतलब क्या, जितना की मास आपके पास रिएक्शन के पहले था एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आपके पास रिएक्शन के बाद भी आया है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के दौरान मास कम हो गया, कि यहां पर जो है ना 173 U था यहां पर 170 U ही रह गया, या ऐसा भी नहीं है कि नया मास जुड़ गया हो रिएक्शन के बाद, कि यहां पर जो है ना रिएक्शन के पहले मास कितना था 173 U था और रिएक्शन के बाद 180 U हो गया हो। ऐसा भी नहीं, जितना भी टोटल मास रिएक्टेंट्स का था एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आया है किसका,
प्रोडक्ट्स का। ये फायदा होता है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। आई बात समझ में? चलो लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो बेटा अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, रिएक्शन में कुछ चीजें कंबाइन होंगी। क्या चीजें कंबाइन होंगी? तो हमारे रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। बेटा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है ना, उनकी तो पहचान ही यही होती है कि हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं लेकिन बनेगा हमेशा केवल एक ही प्रोडक्ट। ये पहचान होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देख लें क्या? आ जाओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो, मतलब मैं तुमको बात बता रही हूं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। उसमें क्या होता है ना कि एक बड़ा सा ना सिंगल कंपाउंड होता है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात मैं तुमको बता रही हूं, उसमें क्या होगा, एक बड़ा सा ना सिंगल कंपाउंड होता है जो टूटता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो एक केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें कि एक बड़ा सा सिंगल कंपाउंड टूट रहा है अपने दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो बेटा उसको हम बोलेंगे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि चीजें डिकम्पोज होंगी, चीजें टूटेंगी, चीजों का ब्रेक डाउन होगा। अब बेटा दिमाग लगाओ, किसी भी चीज को तोड़ने में तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई तुमको मैं बोलूं कि बेटा ये पेन तोड़ दो, तुम क्या करोगे? मैम इसमें है ना हम एनर्जी डाल के इसको तोड़ देंगे। एग्जैक्टली। तो चाहे वो पेन को तोड़ना हो या किसी एक बड़े सिंगल कंपाउंड को तोड़ना हो, एनर्जी तो तुमको डालनी ही पड़ेगी। अब एनर्जी तुम डालते हो तीन तरीकों से, एक तो हीट एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होती है वो लाइट एनर्जी। ठीक है ना? जब तुम हीट एनर्जी दे करके किसी बड़े कंपाउंड को तोड़ते हो तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। जब तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके किसी बड़े से कंपाउंड को तोड़ते हो, डिकम्पोज करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। जब तुम लाइट एनर्जी दे करके किसी चीज को तोड़ते हो, बड़े से कंपाउंड को तोड़ते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। और फटाफट से क्या करते हैं, तीनों की एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना? कहां गया? हाँ, ये रहा थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट एक बड़ा सा कंपाउंड है ना? लेड नाइट्रेट बेटा एक बड़ा सा जो है क्या है, कंपाउंड है। एनर्जी जो है लगा दी, कौन सी? हीट एनर्जी लगा दी उसमें हमने, टूट गया वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। एक और रिएक्शन देख लो, कॉपर नाइट्रेट है, लगा दी हीट एनर्जी हमने, टूट गया वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में, कॉपर ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। कुछ इस तरीके से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा गैस होती है, ब्राउन कलर की इसकी फ्यूम्स निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की या इलेक्ट्रोलाइसिस की। तुम्हारे पास पानी है, बड़ा सा कंपाउंड है, तुमने उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, तो वो टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। नेक्स्ट, तुम्हारे पास सिल्वर क्लोराइड है, तुमने उसको धूप में पटक दिया, मतलब तुमने उसको लाइट एनर्जी दे दी, तो वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में। सिल्वर ब्रोमाइड है तुम्हारे पास, उसको भी तुमने जो है ना धूप में डाल दिया, लाइट एनर्जी दी थी तो वो टूट गया सिल्वर में और ब्रोमीन में। ये जो है हम इसका जो इस्तेमाल है ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, ये हम वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं हम।
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव या मोस्ट नहीं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से मुक्का मार करके भगा देता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से ऐसे मुक्का मार के भगा देता है और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाता है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को जो ना मुक्का मार के भगा देगा उसके कंपाउंड में से। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड में से मुक्का मार करके भगा देगा। तुम्हें याद करना होगा इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जिंक आयरन के पब हैं, जगह नहीं ऊपर लिख रही हूं, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को उसी के कंपाउंड में से मुक्का मार के भगा देंगे, खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे आते हैं इनकी दम नहीं है कि ये हाइड्रोजन को जो है ना उसी के कंपाउंड में से मुक्का मार करके भगा दें। तो अगर ये रिएक्शन आ जाए सवाल में तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होगी, समझे क्यों? कॉपर हाइड्रोजन को HCl में से उसी के कंपाउंड में से मुक्का मार करके भगा नहीं सकता। क्यों? कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, समझे। इनकी रिएक्शंस आप सभी को पता है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर सल्फेट का ना ब्लू सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। आयरन जो है कॉपर को मुक्का मार के भगा देगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। भाई आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो ये मुक्का मार करके भगा देगा उसको, खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा, बन जाएगा क्या, फेरस सल्फेट, जिसका लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। और साथ में जो है ना कॉपर जो है इकट्ठा हो जाएगा। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक जाकर के मुक्का मार देगा कॉपर को, उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर जो होगा घर से बेघर। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर जो है मुक्का मार देगा सिल्वर को, खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और जो है सिल्वर हो जाएगा घर से बेघर। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, हमेशा अक्षय कुमार की जो मीम है ना वो याद रखना कि जब हम दो आयनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं दो आयनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को, तो बेटा दोनों ही जो आयनिक कंपाउंड्स है ना वो क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम चला जाएगा बेरियम की जगह पे, बेरियम मुंह उठा करके आ जाएगा सोडियम की जगह पे, क्या बन जाएगा बेटा, आयंस एक्सचेंज हो गए ना, अक्षय कुमार वाली बीम, आयंस एक्सचेंज हो गए। देखो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, बेरियम चला गया सोडियम की जगह पे, सोडियम चला गया बेरियम की जगह पे, बस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जिनमें प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, अच्छा प्रेसिपिटेशन में एक चीज सीख लो, दोज रिएक्शंस जहां पर हम दो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब आपके पास एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, उसमें एग्जैक्टली होगा क्या कि आप दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस लोगे, उनको आपस में रिएक्ट करवाओगे, है ना, दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस आप लोगे, उनको आप रिएक्ट करवा दोगे, तो रिएक्शन से क्या होगा, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनमें से एक पानी में सोल्यूबल होगा, दूसरा पानी में इनसोल्यूबल होगा। जो इनसोल्यूबल होगा वो सॉलिड सब्सटेंस के तौर पे जो है बाहर निकल जाएगा सॉल्यूशन से, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है, एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है, नमक और पानी बन जाता है। देन रिडॉक्स रिएक्शंस, बेटा वो रिएक्शंस जिनमें की रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाती है, या किसी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गई है, या किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आकर के ऐड हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहां देखो, यहां देखो,
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस पानी। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन अच्छी खासी जुड़ी हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ, ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया। तो कॉपर ऑक्साइड में आप बोल सकते हो ना कि कॉपर से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड जो है बेटा रिड्यूस हो गया है किसमें, कॉपर में। अब हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, अब जो मतलब पहले हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब देखो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन से जाकर के चिपक गई है ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या भाई, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है किसमें, पानी में, है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर दे, बदले में खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कर दे, क्या बोला मैंने, सुनो मेरी बात, जो सामने वाले, छोड़ो सुनो मेरी बात, जो सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कर दे और बदले में खुद रिड्यूस हो जाए, बेटा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर दे और बदले में खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ये, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तुमको मैंने बताया तो कि वो सब्सटेंस जो सामने वाले को जाकर के रिड्यूस कर दे और बदले में खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हुआ क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जो सामने वाले को जाकर के ऑक्सीडाइज कर दे और बदले में खुद रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो अब बेटा हर बार जो है जरूरी नहीं है कि तुमको केमिकल रिएक्शन में जो है सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन रिमूवल ही मिले, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन क्या रिड्यूस हो रहा है, कौन क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि यदि किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहां देखो, है ना, इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहां पर इसकी क्या है, 0। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हुआ, मैग्नीशियम की हो गई +2, ऑक्सीजन की हो गई -2। तो बेटा 0 से +2 कब आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन्स को आप बोल सकते हो कि लूज किया गया हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का मतलब क्या है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन जो है यहां पर रिड्यूस हो गया है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, खत्म। कोरोजन, मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, भाई कोरोजन का मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं ना वो धीरे 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 डाइजेस्ट होते जाते हैं। क्यों, मेटल्स के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स। तो जब मेटल्स के सरफेस पर इन एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक होता है ना, तो हमारे जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, मेटल जो है धीरे धीरे से डाइजेस्ट होने लग जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम तुमने सुना होगा, लोहे की चीजों पे जंग लग जाती है, दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। क्या होता है, आयरन की रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ,
क्या बन जाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? रस्ट। सवाल आता है 1 नंबर के लिए कि व्हाट इज रस्ट? केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कॉपर के बर्तनों के ऊपर तुमने हरा हरा कुछ कोटिंग देखी होगी ना, कुछ ग्रीन ग्रीन कोटिंग देखी होगी। वो ग्रीन कोटिंग होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। कैसे बनती है? कॉपर की रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ क्या बन जाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर की जो चीजें होती हैं काली पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आ जाती है। कैसे आती है? तो सिल्वर को अगर तुम ऐसे ही जो ना, मतलब सिल्वर की किसी भी आर्टिकल को, सपोज तुम्हारे पास चांदी की चम्मच है, तुमने उसको ऐसी खुली हवा में छोड़ दिया, तो हवा में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ जो है इसकी रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा? यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो सिल्वर सल्फाइड की बेटा क्या होती है? ब्लैक कोटिंग होती है, ध्यान रखिएगा। बचा कैसे सकते हैं? अच्छा, फिर इसके बाद में हम कोरोजन को बचा कैसे सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग से। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी में हम बोलते हैं कि भैया क्या जो तुम्हारे ऑयली फूड आइटम्स नहीं होते हैं तो उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो बदबू आने लग जाती है और क्या बोलते हैं, टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रेंसिडिटी को? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। जैसे कि तुमको मैंने बताया कि ऑयली जो चीज़ें होती हैं ना, उनके जो अंदर फैटी एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे। उसके अलावा वैक्यूम पैकिंग कर देंगे कि पूरी जो ऑक्सीजन है वो निकाल लेंगे, पूरी एयर निकाल लेंगे पैकेट से, या ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए, एयर को रिप्लेस करने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन डाल देंगे। इसके अलावा फूड को जो है फ्रिज में रख दो तो खराब नहीं होगा। इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।